हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थ। स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था फैराडेज एंड लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सपेक्टेड है आपको याद होगा, उसका एक फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। तो स्टूडेंट्स, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे आज के इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में हम कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सपेक्टेड है आपको फॉर्मूला याद होगा फैराडेज लेंज लॉ का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। लिखा है अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ अ मैग्नेट इन 0.5 सेकेंड्स। मतलब कि एक मैग्नेट रखी हुई है, उसके बीच में से मेटल वायर को ड्रैग किया जा रहा है, जो मैग्नेट्स के बीच में गैप है वहाँ से। कितने टाइम ड्यूरेशन में ड्रैग किया जा रहा है मेटल को? 0.5 सेकेंड्स में। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल पीसेज इज नोन टू बी 8 × 10⁻⁻⁴ वेबर। तो हमने स्टडी किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल एक्सटर्नल टू द मैग्नेट। तो समझ लीजिए उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए इस मेटल वायर को ड्रैग किया जा रहा है। तो फाई की वैल्यू हमको गिवन है 8 × 10⁻⁻⁴ वेबर। तो आपको बताना है एस्टिमेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। तो याद करिए फैराडेज लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो चेंज इन टाइम इंटरवल 0.5 सेकेंड्स एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इनिशियली तो मेटल वायर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में नहीं था, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लीजिए जो कि लिंक्ड रहा होगा मेटल वायर से, वो जीरो होगा। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जीरो। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स 8 × 10⁻⁻⁴ वेबर। ये देखिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही आएगा, d∅। According to Faraday's law of electromagnetic induction, EMF induced in the metal wire is equal to the rate of change of magnetic flux, means d∅/dt। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे d∅ और dt की। ये देखिए, जस्ट डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया 1.6 × 10⁻³ वोल्ट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। चलिए इसको नोट करेंगे। पहले एक और क्वेश्चन हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड। लिखा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 12 × 10⁻³ वेबर टू 6 × 10⁻³ वेबर इन 0.01 सेकेंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए स्टूडेंट, इनिशियल और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आपको गिवन है और चेंज इन टाइम भी दिया है। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और इस बेसिस पे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू द फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप यहाँ पे फैराडेज लेंज लॉ अप्लाई करेंगे विथ माइनस साइन। आपको एक्सप्लेन किया गया था अच्छे से कि लेंज लॉ क्या होता है। देखिए इसका सोल्यूशन, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू -φ2 - φ1 डिवाइड बाई t। तो φ2 मतलब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स, φ1 इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड हमको गिवन है। सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आ रहा है 0.6 वोल्ट। चेक कर लीजिए। चलिए अब नोट करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपको इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे गिवन है। लिखा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो इक्वेशन गिवन है 5t³ + 4t² + 2t - 5 वेबर। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स टाइम पे आपको यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और क्योंकि हमको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो रेजिस्टेंस भी दिया है कॉइल का 5 ओम। क्योंकि फैराडेज लॉ अप्लाई करने के बाद तो सबसे पहले आपका ईएमएफ आएगा, देन ईएमएफ से हमको रेजिस्टेंस यूज करके इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। देखिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू d∅/dt। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी आप ये डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं ईएमएफ का, मतलब विदाउट माइनस साइन, मतलब लेंज लॉ यहाँ पे नहीं अप्लाई करते। ठीक है, तो पूरा एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी।
तो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का 15t² प्लस 8t प्लस 2, है ना। अब क्योंकि 2 सेकेंड्स में हमको वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमने इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में t की जगह 2 सेकेंड सब्सटीट्यूट करके देखिए, 2 सब्सटीट्यूट कर दिए हैं और कैलकुलेट किए तो आया 78 वोल्ट। अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस हमको गिवन है 5 ओम, तो I इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो गया, 78/5। आंसर हमारा आ गया इंड्यूस्ड करंट का 15.6 एम्पियर। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लायक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, फिर आप दोनों को एक साथ नोट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा है, अ कॉइल विथ एन एवरेज डायमीटर ऑफ 0.02 मीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू गिवन है 6000 टेस्ला, और एक कॉइल जिसकी डायमीटर 0.02 मीटर है वो वहाँ पे प्लेस्ड है। एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जा रहा है कॉइल पे 11 वोल्ट का, when the magnetic field changes to 1000 टेस्ला in 4 सेकेंड्स। तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 6000 टेस्ला थी, 4 सेकेंड्स बाद वो 1000 टेस्ला हो गई। तो सीधी सी बात है B1 और B2 की वैल्यू गिवन है, टाइम ड्यूरेशन T दिया है आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी वैल्यू दे दिया है इस बार, और डायमीटर दिया है कॉइल का। तो यहाँ पे हम रेडियस निकाल के उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ पाएगी, बिकॉज वी नो phi इज इक्वल्स टू B इंटू ए। तब जा करके हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स आपसे पूछा गया है कि कॉइल में कितने हैं, वो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन, रेडियस हम डायमीटर डिवाइड बाय 2 करके कैलकुलेट कर लिए 0.01 मीटर, है ना। B1 इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 6000 टेस्ला, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 1000 टेस्ला, टाइम ड्यूरेशन 4 सेकेंड्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 11 वोल्ट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फैराडेज लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि लेंज लॉ यहाँ पे अप्लाई हो गया है, मैनुअल सब्ट्रैक्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का इसलिए, है ना। और यहीं पे अगर डिफरेंशिएशन होता तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे हम किए हैं। तो -n नंबर ऑफ टर्न्स, phi2 और phi1 की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, phi2 विल बी इक्वल टू B2 इंटू ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको हम निकालेंगे πr² फॉर्मूले से, क्योंकि कॉइल हमारा सर्कुलर शेप का है, ठीक है, और रेडियस ऑलरेडी हम निकाल के रख चुके हैं। सिमिलरली phi1 विल बी इक्वल टू B1 इंटू ए। तो देखिए ए कॉमन निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर अल्टीमेटली B1 माइनस B2 डिवाइड बाई टी। टाइम ड्यूरेशन 4 सेकेंड्स गिवन है, तो बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है इस एक्सप्रेशन में। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पता है, सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल ध्यान से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे परफॉर्म, तभी आपका आंसर आएगा एक बार में। तो करेक्ट आंसर आ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल 28, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 4 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लगातार 3 डेरिवेशंस मैं आपको बताऊंगा एक के बाद एक। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आ रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी तक आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि कभी भी किसी कंडक्टिंग मेटल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करते हैं, और उस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते हैं तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, देन उसके बाद करंट भी उसमें इंड्यूस हो जाता है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज जिस बेसिस पे हम कंडक्टिंग कॉइल या फिर कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन आपके सामने आ रहा है, इन ऑर्डर टू डेवलप इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड, दैट इज देखिए क्या लिखा है हेडिंग, कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि सीधा सीधा एक कंडक्टिंग रॉड हो हमारे पास, ये देख सकते हो आप डायग्राम में, जिसका लेंथ L है, और इसको अगर हम सीधा मूव करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन, है ना। क्रॉस और डॉट का साइन कन्वेंशन आपको मैंने बताया था। तो इस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टिंग रॉड जिसका लेंथ L है उसको हम मूव कर रहे हैं। अब देखिए मूव करने के 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो इस कंडक्टिंग रॉड को हम सीधा सीधा मूव कर दें, देखिए, या फिर हॉरिजॉन्टल मूव कर दें, या फिर एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे स्वीप करें, जैसे कि इस डायग्राम पे बना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एंगल वाले कंडीशंस को अभी डिराइव करेंगे,
क्योंकि उससे जो फॉर्मूला डिराइव होगा उसके दो स्पेशल केसेस हम ऑटोमेटिक बना लेंगे कि जब वर्टिकल डायरेक्शन में हम सीधा सीधा रॉड को मूव करते हैं या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ उस कंडक्टिंग रॉड पे, ठीक है। तो फॉर नाउ वी एज्यूम कि इस कंडक्टिंग रॉड को हम इस पर्टिकुलर एंगल थीटा पे मूव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इनसाइड द प्लेन है, और इस कंडक्टिंग रॉड का सपोज वेलोसिटी v ले लेते हैं हम कि v वेलोसिटी से उसको मूव कर रहे हैं, और हमको कैलकुलेट करना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कंडक्टिंग रॉड में। l के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, लेंथ ऑफ द रॉड, एंगल थीटा से मूव कर रहे हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो वी एज्यूम की पोजीशन ए बी, आप देखिए ये इनिशियल पोजीशन है रॉड की, और यहाँ से मूव करके हमने फाइनल पोजीशन ए डैश बी डैश तक इस कंडक्टिंग रॉड को पहुंचाया इन टाइम ड्यूरेशन टी, ठीक है। एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि भाई ए बी से लेकर के ए डैश बी डैश तक पहुंचने पे इस कंडक्टिंग रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस डेरिवेशन के थ्रू। तो देखिए अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो क्लियरली इट इज एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लेंज लॉ। तो यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हम अप्लाई करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन दिस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए कैसे निकलेगा, हमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है b, और b को अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हम मल्टीप्लाई कर दे, कौन सा एरिया, ये जो एरिया स्वेप्ट बाय दिस रॉड है, कितना एरिया स्वीप हो रहा है, ये रोम्बस शेप आपको दिख रहा है ए बी बी डैश ए डैश ये, तो इस रोम्बस का जो एरिया आएगा इतना ही एरिया स्वीप किया है ये कंडक्टिंग रॉड, है ना, जब वो मूव हुआ है पोजीशन ए बी से ए डैश बी डैश पे, तो इसी का एरिया हमको कैलकुलेट करना होगा। तो एक्चुअली इट इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना, आप देख सकते हो डायग्राम में। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमको बेस इंटू हाइट करना होगा। तो इस डायग्राम में क्लियरली बेस तो हमको दिख रहा है लेंथ ऑफ द रॉड, है ना, और हाइट कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस रैंडम डायरेक्शन v पे अगर हम मूव कर रहे हैं इस कंडक्टिंग रॉड को विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा, तो उसको अगर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करें तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा सीधा सीधा v साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v कॉस थीटा। हमको v साइन थीटा से मतलब है, क्योंकि अगर हमको हाइट निकालना है इस पैरेललोग्राम का, तो हाइट निकलेगा हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, v साइन थीटा, और टाइम ड्यूरेशन तो t लग ही रहा है ए बी से ए डैश बी डैश तक जाने पे, और इसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का हाइट हमको कैलकुलेट करना है। तो क्लियरली हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ड्यूरेशन। तो ये हमारा ब्रेड्थ तो रोम्बस का l था ही, अब हाइट आ चुका है v साइन थीटा इंटू टी, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया स्वेप्ट बाय दिस कंडक्टिंग रॉड आ जाएगा, है ना। तो देखिए b तो आ चुका है अब एक्सप्रेशन में। अब फाइनली आप देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन, फाई इज इक्वल्स टू बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए l इंटू वी साइन थीटा इंटू टी, तो b इंटू ए हो गया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का टेक्निकल फॉर्मूला आ चुका है। साथ ही साथ कॉस थीटा भी होता है विच इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया स्वेप्ट बाय दिस कंडक्टिंग रॉड की अगर हम बात करें तो इसका नॉर्मल वेक्टर किधर आएगा, इनसाइड द प्लेन ही आएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे नॉर्मली इनसाइड द प्लेन ही है। तो एक्चुअली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में 0 डिग्री एंगल है, अगर आप ध्यान से इमेजिन कर पाए तो यहाँ पे हमने cos 0 यूज किया, एंड वी नो cos 0 मीन्स 1। तो हमारा सिंप्लीफाइड मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ चुका है, फाई इज इक्वल्स टू बी वी एल टी साइन थीटा। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, जहाँ पे बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वी मतलब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम रॉड को मूव कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग रॉड, टी टाइम ड्यूरेशन की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग रॉड। तो फिलहाल तो फाई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, लेकिन हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो देखिए नाउ अप्लाइंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डी फाई बाई डी टी आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो फाई की जगह वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे बी वी एल टी साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए ये
t बाई डी टी, तो ये तो 1 हो जाएगा और जो बाकी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स हैं वो बच जाएंगे बी वी एल साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यही हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड जब आप उसको मूव कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो अब बिल्कुल आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि अगर इस रॉड को हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधा वर्टिकली मूव करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंगल थीटा क्या हो जाता, 90 डिग्री, और 90 तो साइन 91 आता, मीन्स मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर इस स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड को हम बिल्कुल वर्टिकली सीधा सीधा मूव करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। वहीं पे सेकंड स्पेशल केस ये आएगा कि अगर इस कंडक्टिंग रॉड को हम हॉरिजॉन्टली मूव करें, मीन्स अलोंग द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड, मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लेंथ ऑफ द रॉड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में यह एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मीन्स साइन 0 0, तो मतलब 0 EMF will be induced in this conducting rod if it is moved along the length of the rod। ये देखिए सेकंड स्पेशल केस है। तो चाहे आप पैरेलल मूव करो along the length of the rod या एंटी पैरेलल, अगर आप 180 डिग्री भी लेते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू, इफ वी आर मूविंग एंटी पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ दिस रॉड, तो एंगल 180 डिग्री के लिए भी साइन 180 0 ही आएगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिनिमम होगी, दैट इज 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट्स नोट करिए, बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड केस स्टडी करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कंडक्टिंग रॉड और डिस्क रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ L है वो स्ट्रेट मूव नहीं हो रहा है, इस बार रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आप देख सकते हो डायग्राम में। ठीक है, तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, बी इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन अगेन नॉर्मली इनसाइड द प्लेन है, L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग रॉड जो रोटेट हो रहा है। आप स्ट्रेट रॉड की जगह एक डिस्क भी एज्यूम कर सकते हैं जिसका रेडियस सपोज L होगा, जो कि रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उसमें भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी जो अभी हम डिराइव करने वाले हैं इस फॉर्मूले पे। ठीक है, तो देखिए आंसर पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड व्हेन इट इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B जिसका लेंथ L है, तो उसकी वैल्यू आएगी हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसी को हमको डिराइव करना है। तो देखिए किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस डेरिवेशन में हमने किया था, हमको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा जब ये स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड रोटेट हो रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो उसके लिए हम एक एजम्पशन लेते हैं, सपोज ये इनिशियल पोजीशन हम कंसिडर करते हैं रॉड का, या आप ध्यान से देखिए ए बी दिख रहा है आपको, यहाँ से एज्यूम करते हैं कि ये एक जो थिन लाइन आपको दिख रही है यहाँ तक, ये फाइनल पोजीशन तक अगर मूव होता है ये रॉड इस इनिशियल से इस फाइनल पोजीशन तक, सच दैट इट इज सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दिखा आपको। तो सपोज सिर्फ इतने पोर्शन में हम पहले चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस पोर्शन के लिए होगा वही कंप्लीट रोटेशन के लिए भी होगा सेम। तो एक ट्रायंगल शेप बनता हुआ दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो क्लियरली यहाँ पे एक रिलेशन आ सकता है थीटा आर्क और रेडियस ऑफ द सर्कल के बीच में, और क्लियरली रेडियस ऑफ द सर्कल तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और आर्क की वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे, और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर तो थीटा है। तो वी क्लियरली नो द रिलेशन बिटवीन थीटा आर्क एंड L, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, थीटा इंटू L। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका अगर हम एरिया स्वेप्ट निकाल लें, मीन्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विच इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो उस एरिया स्वेप्ट को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B से मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट के लिए स्टूडेंट्स बेस हम एज्यूम करते हैं अप्रॉक्सीमेट, इट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, एंड आर्क वी नो इज इक्वल्स टू थीटा इंटू L। आई बात समझ में। और हाइट के लिए स्टूडेंट्स हम रेडियस ही ले लेते हैं इस सर्कल का, ठीक है, मीन्स L। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है कि एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टिंग रॉड फ्रॉम दिस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ बेस के लिए लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज इक्वल्स टू L थीटा, है ना, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और दूसरा हाइट के लिए हम रेडियस ही ले लिए हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर का, ठीक है, L आ गया। तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया हाफ L स्क्वायर थीटा।
तो ये एरिया स्वेप्ट आ गया। अब इसको सीधा सीधा हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज b इंटू ए इज इक्वल्स टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगेन 0 डिग्री आएगा। आप खुद एज्यूम करके देखो कि जो एरिया स्वेप्ट है उसका नॉर्मल वेक्टर भी इनसाइड द प्लेन ही आएगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इनसाइड द प्लेन है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 हो गया फिर से, विच इज इक्वल्स टू 1। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ रही हाफ बी एल स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन हमको फाइनली वैल्यू मिल जाएगा कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन दिस रॉड मूव्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। देखिए स्टूडेंट्स, डी थीटा बाई डी टी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे सीधा सीधा फाई की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, जितने भी कांस्टेंट थे वो ऑपरेटर के बाहर आ जाएंगे, मींस हाफ बी एल स्क्वायर बाहर, सिर्फ अंदर क्या बचेगा, डी थीटा बाई डी टी। एंड वी क्लियरली नो डी थीटा बाई डी टी मीन्स चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू ओमेगा, क्योंकि हमारा आंसर ओमेगा के टर्म्स में आएगा, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। तो देखिए हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, यही फाइनल आंसर था हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये आ चुका है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो ओमेगा को हम लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, इसको ले जाकर के यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर के कुछ ऐसा आ जाएगा, बी पाई एफ एल स्क्वायर। एंड नाउ फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर कि इस सर्कल का अगर हम एरिया निकालना चाहें मीन्स पाई आर स्क्वायर, तो आर तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड है, तो देखिए यहाँ पे पाई एल स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं हम, where A is the complete area swept by this rod in one circular motion, है ना, कि अगर कंप्लीट एक सर्कल कवर करता है ये कंडक्टिंग रॉड तो एरिया स्वेप्ट वहाँ पे पाई एल स्क्वायर होगा। तो इस फॉर्म में भी हमारा ये आंसर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम में आता है अगर स्टूडेंट्स, तो आप चाहें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा तक यहाँ तक ला करके छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सजेशन होगा कि आप इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिए, जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे बेस्ड तब आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन को अच्छे से समझने के बाद नोट करिए, एक और एप्लीकेशन इसके बाद हम स्टडी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टिंग कॉइल। तो इस बार आपको एक कॉइल दिख रहा होगा, इस टाइप का डेरिवेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। टॉर्क के लिए कुछ याद आ रहा होगा आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। तो एक कंडक्टिंग कॉइल जिसका शेप आप देख सकते हो PQRS, जिसको प्लेस किया गया है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लेफ्ट से राइट हैंड साइड उसका डायरेक्शन है, सच दैट कि अगर इस कॉइल को हम मूव कर दें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तो सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होगा कॉइल के रिस्पेक्ट में। एज अ रिजल्ट कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस डेरिवेशन के थ्रू। तो याद करिए स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल को आपने क्लास 10th में भी स्टडी किया है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पे, एसी जनरेटर। कुछ याद आया? तो मैं आपको सिलेबस में वापस से पढ़ाऊंगा कि एसी जनरेटर किस तरीके से वर्क करता है। फिलहाल हम ईएमएफ इंड्यूस्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि इस डेरिवेशन का हर एक नोटेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कॉइल रोटेट करेगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, और थीटा इज द एंगल फाउंड बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द एरिया वेक्टर। इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा उसका नॉर्मल मतलब एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉइल। तो सपोज इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉइल, ये देखिए यहाँ पे, तो बी इंटू ए से आ गया। लेकिन मान लेते हैं कि देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो n भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही साथ कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसलिए कॉस थीटा तो आएगा ही साथ में, तभी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर पाएंगे फाई का। तो इस बार जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो उसको थीटा ही हमने रखा है। इस बार 0 डिग्री नहीं हुआ है जैसे कि प्रीवियस डेरिवेशंस में हो गया था, है ना। तो ये सीधा सीधा हमने एक बार में एक्सप्रेशन लिख दिया है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब इसको जस्ट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करके हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, साथ ही साथ लेंज लॉ भी अप्लाई कर देंगे, तब हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो देखिए ध्यान से, फाई की वैल्यू तो हमको पता ही है। देखिए एक चेंज यहाँ पे किया गया है कि थीटा को ओमेगा टी लिख दिया गया है, क्योंकि कॉइल जैसे ही रोटेट होते जाएगा
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा, है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी अल्टरनेटिंग करंट की तरफ मूव होगी। ये देखिए ग्राफ भी बना हुआ है, राइट हैंड साइड आप देख सकते हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा यहाँ पे वो डायरेक्ट जनरेट नहीं होगा, वो होगा अल्टरनेटिंग जनरेट होगा। ये देखिए क्रेस्ट ट्रफ अल्टरनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो याद करिए क्लास 11th में आपने वेव्स चैप्टर भी पढ़ा है, वहाँ पे भी हम इस एंगल को ओमेगा टी से रिप्लेस कर देते थे। टेक्निकली भी बिल्कुल सही है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टाइम इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जिसके रिस्पेक्ट में ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो पूरा ग्राफ है, अल्टरनेटिंग ग्राफ, ये चेंज हो रहा है। तो थीटा की जगह ओमेगा टी आ गया, तब जाकर के आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए जितने भी कांस्टेंट हैं वो तो बाहर आ जाएंगे, एन बी ए ओमेगा सब बाहर, और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसीलिए एक्स्ट्रा ओमेगा बाहर आया है। ध्यान से सुनिए, एक्स्ट्रा ओमेगा कहाँ से आया, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एक एक्स्ट्रा माइनस भी आ गया और ओमेगा भी आ गया, लेकिन लेंस लॉ अप्लाई करेंगे तो एक माइनस साइन तो हम ऑलरेडी सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर्मूले में, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ का इस कंडक्टिंग कॉइल में आ रहा है, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, b एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल जो न्यूमेरिकल में हमको दिया होगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी कि जिस वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और साइन ओमेगा टी। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। अगेन दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। लेकिन अगर इसके पीक वैल्यू की बात करें तो जितने भी कांस्टेंट हैं साइन ओमेगा टी को छोड़ करके क्या क्या है, एन बी ए और ओमेगा, इन सभी का प्रोडक्ट, इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट। तो अब ये एक्सप्रेशन बन चुका है एक साइनोसॉइडल वेव का, एंड क्लियरली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है यहाँ पे अल्टरनेटिंग नेचर होगा, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही उसका ग्राफ, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट पीक वैल्यू है, ये देखिए आप ग्राफ में देख सकते हो पीक वैल्यू ई नॉट, और साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में साइनोसॉइडल आपको ग्राफ दिख रहा है, साइन कॉस का ग्राफ एक्सपेक्टेड है आपको पता होगा। तो ओमेगा टी मतलब कि थीटा एंगल, मतलब विच इज रिप्रेजेंटेड इन रेडियंस, तो रेडियंस के टर्म्स में पूरा हमारा ग्राफ जो है वो चेंज हो रहा है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि कभी भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल अप्लाई करके जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड जनरेट करते हैं उसका नेचर बाय डिफॉल्ट अल्टरनेटिंग ही होगा। देन अल्टरनेटिंग करंट को हम बाद में डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए डीसी जनरेटर भी पॉसिबल है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हमेशा हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ही अप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज पे। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स याद रखिएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज E इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये पीक वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एंगुलर वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज टोटल 3 एप्लीकेशंस स्टडी किए हैं बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेट 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी कंडक्टिंग रॉड और कॉइल, तो आपने एक एक करके तीनों कंडीशंस देख लिए हैं। वैसे तो 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में ये इंडिविजुअल डेरिवेशन आ सकता है, लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो 3 मार्क्स का डेरिवेशन प्लस 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आ सकता है इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड। तो एक्सपेक्टेड है आज का वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, बट किसी भी टाइप का डाउट हुआ हो किसी भी स्टेप में आप उसको तुरंत क्लियर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।